ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ एलसी ऑसिलेशन का आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है, यानी कि आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बस प्रोसेस समझना है। साथ ही साथ होती है आपकी एवरेज वैल्यू और एक होती है आपकी आरएमएस वैल्यू। बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ इनका फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि इतनी एवरेज वैल्यू होती है, इतनी आरएमएस वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एंड यहाँ से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आने के मान लो कि 90% से ज्यादा चांसेस यहीं से हैं, रेजोनेंस। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं और आपने क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 पढ़ लिया है, जिसका नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, और अब आप रिवीजन करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कुछ बचा तो नहीं, कुछ छूटा तो नहीं, साथ ही साथ कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हो ताकि टर्म 1 के अंदर आपको ये चैप्टर दिक्कत ना दे, लेकिन मानिए आप बिल्कुल सही वीडियो पर हैं। आज के इस वीडियो में हम अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट को फटाफट रिवाइज करने वाले हैं, साथ ही साथ सीबीएसई टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं अल्टरनेटिंग करंट। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर अल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको रिएक्टेंस, इंपिडेंस ये सब पढ़ना है, ठीक है। एलसी ऑसिलेशन के बारे में पढ़ना है, साथ ही साथ एलसी ऑसिलेशन का आपको सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट पढ़ना है, यानी कि आपको डेरिवेशन नहीं पढ़ना है, बस प्रोसेस समझना है। साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला याद कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद एलसीआर सीरीज सर्किट अपने को पढ़ना है, जिसके अंदर एक स्पेशल केस आता है रेजोनेंस का, वो अपने को स्टडी करना है। पावर इन एसी सर्किट, पावर का फॉर्मूला और उसके क्वेश्चंस। एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर, ये एसी जनरेटर जनरली आपका चैप्टर नंबर 6 में दिया गया एनसीईआरटी के अंदर। अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से इस चैप्टर के अंदर डाल दिया। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। चलिए 1 बाय 1 करके सभी को पता कर लेते हैं, सभी को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। आ जाइए। तो सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए क्या होती है। देखो अभी तक हम लोगों ने जो है डीसी डायरेक्ट करंट के साथ डील किया है, जो जिसका मैग्नीट्यूड भी जो है फिक्स होता है और जिसकी डायरेक्शन भी फिक्स होती है। बट अल्टरनेटिंग करंट वो करंट होता है जो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है, जो अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करता रहता है, फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा दिखता है, टाइम के साथ कैसा ग्राफ बनता है। अगर आप ध्यान से देखो, टाइम के साथ अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू लगातार जो है चेंज हो रही है, साथ ही साथ उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, जनरली ये होता है और सारा का सारा डिस्कशन भी इसी पे रहता है। बट अगर करंट टाइम का ग्राफ ऐसा है तो इसे भी हम अल्टरनेटिंग करंट बोलेंगे, क्योंकि ये करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ये करंट भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है अल्टरनेटिंग करंट की मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी जाती है I = I0 sin ओमेगा t + phi। इसी तरीके से अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन V = V0 sin ओमेगा t + phi लिखी जाती है, ठीक है। जहाँ पे I0 और V0 होता है पीक वैल्यू या फिर इसे मैक्सिमम वैल्यू बोल देते हैं, कुछ लोग इसे एम्पलीट्यूड बोल देते हैं, ठीक है। यानी कि करंट जब वेरी करेगा तो अपनी कितनी मैक्सिमम वैल्यू को वो अचीव करेगा, ठीक है, या वोल्टेज अपनी कितनी मैक्सिमम वैल्यू को अचीव करेगा, वो होती है पीक वैल्यू। ओमेगा यहाँ पे क्या, ओमेगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। कभी कभार क्वेश्चन में आपको लीनियर फ्रीक्वेंसी गिवन होती है f, ठीक है ना, f जिसका फॉर्मूला होता है ω/2 का, ω/2 का। ये फॉर्मूला याद रखना ताकि आप कन्वर्ट कर पाओ, ठीक है। जो हर्ट्ज में गिवन होगा, इसकी ऐसा यूनिट होती है हर्ट्ज, जो हर्ट्ज में गिवन होगा वो आपका f होगा, ठीक है। ओमेगा अगर आपको निकालना है तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट कर लेना, ω = 2πf या f = ω/2। अब ये जो साइन के अंदर वाली टर्म है, साइन के अंदर वाली टर्म है ओमेगा प्लस फाइव, ठीक है ना, ओमेगा प्लस फाइव, इसे बोलते हैं फेज, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अपन फेज। और t = 0 पे क्या हो जाएगा, इनिशियल फेज हो जाएगा। t = 0 पे इनिशियल फेज हो जाएगा, तो t की वैल्यू 0 डालोगे तो पाई आ जाएगा, वो इनिशियल फेज है। इसकी फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो यही साइन के अंदर वाला जो एंगल होता है उसे माइनस करते हैं, डिफरेंस करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं, तो फेज डिफरेंस होता है। आगे आ रहे हैं इन्हीं चीजों पे, बट ये इक्वेशन अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन कैसी होती है और इसके अंदर एक एक चीज का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने देख लिया। इसी इक्वेशन का ग्राफ ये वाला, ठीक है ना, इसी इक्वेशन का ग्राफ ये वाला है, यही हमारे घरों के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। जो अपने को इस चैप्टर के अंदर दो चीजें पढ़नी है, अल्टरनेटिंग करंट की दो वैल्यूज के बारे में पढ़ना है। एक होती है आपकी एवरेज वैल्यू और एक होती है आपकी आरएमएस वैल्यू।
बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ इनका फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि इतनी एवरेज वैल्यू होती है, इतनी आरएमएस वैल्यू होती है। इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन्हें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इनका फिजिकल मीनिंग क्या है, वो छोड़ देते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे वो समझाने की कोशिश करता हूँ, डिटेल में लूंगा यहाँ पे इन चीजों को। सबसे पहले तो मैं आपको अल्टरनेटिंग करंट की हाफ साइकिल और फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू बता देता हूँ कि कितनी होती है। एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के अंदर होती है 2 I नॉट ओवर पाई, यहाँ पे I नॉट है अल्टरनेटिंग करंट की मैक्सिमम वैल्यू, और फुल साइकिल के अंदर जो एवरेज करंट होता है, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है वो होती है 0, ठीक है ना। फुल साइकिल और हाफ साइकिल, जैसे कि ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसके अंदर ये यहाँ से यहाँ तक जो है ये हाफ साइकिल है, और स्टार्टिंग से लेकर के ये पूरा जो है ये फुल साइकिल है। ये फर्स्ट हाफ साइकिल, ये सेकंड हाफ साइकिल, दोनों को जोड़ दो तो फुल साइकिल, ठीक है। तो हाफ साइकिल में एवरेज करंट की वैल्यू होती है 2 I नॉट बाई पाई, फुल साइकिल में होती है 0। अब इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि मान लो कि डेल्टा टी टाइम में, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि अगर डेल्टा टी टाइम तक आप किसी सर्किट में से अल्टरनेटिंग करंट को फ्लो कराते हो, करंट है मतलब चार्ज का फ्लो होगा, तो उस सर्किट के अंदर मान लो कि कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो होता है डेल्टा टी टाइम में, डेल्टा क्यू, तो वही सेम अमाउंट ऑफ चार्ज आपको सेम टाइम में अगर डीसी करंट से, स्टेडी करंट, डायरेक्ट करंट से फ्लो कराना है, सेम अमाउंट ऑफ चार्ज सेम टाइम इंटरवल, तो आपको उस डीसी करंट की वैल्यू को क्या रखना होगा, वो होती है अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू। मैंने आपको आपके रेफरेंस के लिए साइड में जो ये अच्छे से लिख भी दिया है, ठीक है। फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि किसी सर्किट में से एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, मान लेते हैं कि डेल्टा टी, इसमें से आपने एसी करंट को फ्लो कराया, ठीक है, तो डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अगर सेम चीज आपको डेल्टा टी टाइम में सेम सर्किट के अंदर डेल्टा क्यू चार्ज फ्लो कराना है डीसी करंट से, तो उस डीसी करंट की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उस वैल्यू को अपन बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि हाफ साइकिल 0 से t/2, 0 से t/2 तक अगर आपने एसी फ्लो कराया किसी सर्किट के अंदर, तो कुछ चार्ज फ्लो हुआ, उतना ही चार्ज अगर आपको डीसी से फ्लो कराना है तो आपको 2 I नॉट बाई पाई का करंट फ्लो कराना पड़ेगा, डीसी करंट। इस बात का मतलब ये है, ठीक है। इसी के साथ एक वैल्यू और है आरएमएस वैल्यू, वो अपने को मेजर करनी आनी चाहिए। क्यों मेजर करनी आनी चाहिए, जैसे कि आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से है ना, घर के अंदर या फिर कहीं और अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर करोगे, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज मेजर करोगे, तो वो आपको आरएमएस वैल्यू बताता है। इस बात का ध्यान रखना है, वो आपको आरएमएस वैल्यू बताता है। अब ये आरएमएस वैल्यू होती क्या है, ये आरएमएस वैल्यू होती क्या है, देखो उसकी डेफिनेशन भी इसी तरीके से समझते हैं। उससे पहले फुल साइकिल के लिए एसी करंट की आरएमएस वैल्यू क्या होती है वो देख लीजिए। फुल साइकिल के लिए एसी करंट की आरएमएस वैल्यू होती है I नॉट बाई रूट 2, ठीक है ना। 1/√2 को 0.707 भी लिखते हैं, कुछ लोग इसे ऐसे भी याद रखते हैं। अब ये चीज आपको याद होनी चाहिए। अब ये क्या दिखाती है ना, ये चीज क्या दिखाती है, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर आप डेल्टा टी टाइम तक, ठीक है ना, किसी सर्किट के अंदर अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराओ, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कराओ, ठीक है, और उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होगा तो हीट जनरेट होगी, कुछ हीट जनरेट होगी। मान लो कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एच हीट जनरेट होती है, ठीक है ना, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एच, मैं एग्जांपल लेता हूँ, 2 सेकंड के अंदर मान लो कि 10 जूल हीट जनरेट हो जाती है, ठीक है। तो वही आपको डीसी करंट फ्लो करा के सेम काम करना है। आपको 2 सेकंड के अंदर डीसी करंट इतना फ्लो कराना है कि 2 सेकंड के अंदर 10 जूल हीट जनरेट हो जाए, 10 जूल हीट जनरेट हो जाए, तो उस डीसी करंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो उसी डीसी करंट की वैल्यू को, उस स्टेडी करंट की वैल्यू को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। साथ ही साथ आपको ये चीज याद रखनी है कि जो भी मेजरिंग डिवाइसेस होती है वो कौन सी वैल्यू मेजर करती है, आरएमएस वैल्यू। आपको जो क्वेश्चन में होगा, क्वेश्चन में जो डेटा गिवन होगा, जब तक कुछ मेंशन नहीं है, आपको क्या मान के चलना है कि वो आरएमएस वैल्यू है। ध्यान से नोट डाउन करना इस बात को, ठीक है, वो क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अब एसी को डिफरेंट सर्किट पे अप्लाई करके देख लेते हैं किस तरीके से बिहेव करता है, क्या वोल्टेज की इक्वेशन आती है, क्या करंट की इक्वेशन आती है, कौन आगे कौन पीछे, फेज डिफरेंस वगैरह, वो सारी चीजें 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि एसी वोल्टेज को रेजिस्टेंस के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो हमें इस तरीके का सिनेरियो देखने को मिलेगा, मतलब क्या क्या कंडीशन मिलेगी। एक रजिस्टर है R जिसका रेजिस्टेंस R है, एक रजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसके ऊपर मैंने एसी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, मान लो कि V0 sin ओमेगा t,
ये ना वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो करंट आता है इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगा उसकी इक्वेशन होती है वी नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। यहाँ पे वी नॉट बाई आर को आई नॉट लिख सकते हैं हम साइन ओमेगा टी। अगर आप ध्यान से देखो दोनों की फेज जो है वो क्या है, सेम है, यानी कि सेम फेज के अंदर है। तो इसका एक आपको फेजर डायग्राम भी याद होना चाहिए, फेजर डायग्राम जिसके अंदर वेक्टर के फॉर्म में दिखाते हैं हम करंट और वोल्टेज को। तो इसका फेजर डायग्राम वी नॉट साइन ओमेगा टी इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, और आई भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस जीरो है, यानी कि करंट और वोल्टेज क्या है, दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर है। रेजिस्टेंस के केस में इस चीज को अपने को याद रखना है, ठीक है। अब अगर मैं इसी वोल्टेज को किसी इंडक्टर के अक्रॉस लगा दूं, वही सेम, मान लो कि इंडक्टर का इंडक्टेंस दे रखा है आपको एल, इसके अक्रॉस लगा दिया तो जो करंट की वैल्यू होती है वो आती है वी नोट, वहां गया था वी नोट बाई आर, यहाँ पे आएगा वी नोट बाई एक्सएल। एक्सएल होता है आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। और साइन ओमेगा टी, साथ ही साथ पाई बाई टू का फेज डिफरेंस आ जाता है, और ये फेज डिफरेंस नेगेटिव आता है, यानी कि इंडक्टर के केस में करंट पीछे होता है, वोल्टेज आगे होता है, ठीक है। अभी मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा कि कैसे याद रखना है। और वी नोट बाई एक्सएल को मैं आई नोट लिख सकता हूं, और ये एक्सएल जो है इसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। एक्सएल होता है ओमेगा एल। ओमेगा क्या है यहाँ पे, सोर्स की फ्रीक्वेंसी, अल्टरनेटिंग करंट का जो भी सोर्स है उसकी फ्रीक्वेंसी, और एल क्या है, इंडक्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट पीछे है, वोल्टेज आगे है, ठीक है। दो तरीके से बोला जा सकता है, या तो वोल्टेज आगे है ऐसा बोलेंगे, वोल्टेज लीड कर रहा है ऐसा बोलेंगे, या फिर बोलेंगे कि करंट लैग कर रहा है। दोनों ही केस में वेक्टर डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि अगर बोल रहे हैं कि जो है वोल्टेज लीड कर रहा है, यानी कि अपन करंट को जो है रेफरेंस बना के चल रहे हैं, करंट को रेफरेंस बनाया तो करंट यहाँ आया, मान लो कि करंट को इसके अंदर फ्लो होने वाला करंट आईएल बोलते हैं, उसको मैंने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया। वोल्टेज क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, किस फेज एंगल से, पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री फेज एंगल से लीड कर रहा है, इस तरीके से ऊपर बन जाएगा। अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं तो वोल्टेज इधर आ जाएगा, वोल्टेज इधर आ जाएगा, तो करंट क्या करेगा, लैग करेगा, तो इसको नीचे बनाना पड़ेगा 90 डिग्री। ये हो गए दो फेजर डायग्राम, आप दोनों याद रख सकते हो, ये करना है तो ये कर लो। बस ये चीज ध्यान रखना है कि जो वोल्टेज है वो लीड करता है, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू 90 डिग्री। वही अगर मैं बात करूं कि एसी को हम एक प्योर कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दें तो उसमें किस तरीके का बिहेव करता है, उस तरीके में जो करंट की जो इक्वेशन आती है वो आती है वी नॉट बाई एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे आई वाली इक्वेशन में प्लस पाई बाई टू आ रहा है, यानी कि करंट लीड करेगा, वोल्टेज लीड करेगा, ठीक है। तो वी नॉट बाई एक्सी को हम लिख सकते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। यहाँ पे एक्सी कैलकुलेट किया जाता है 1 बाई ओमेगा सी से, तो यहाँ पे एक्सएल होता है ओमेगा एल, यहाँ पे एक्सी ओमेगा सी, नाम 1 बाई ओमेगा सी, नाम क्या होता है इसका, इसका नाम होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यहाँ से इक्वेशन देख के ये पता चला कि करंट लीड कर रहा है या फिर वोल्टेज लेग कर रहा है। जब वोल्टेज लेग करेंगे ऐसे बोलेंगे, यानी कि करंट को रेफरेंस मान लिया तो वोल्टेज लेग कर रहा है तो वोल्टेज नीचे बना दिया, जिस फेज डिफरेंस से लेग कर रहा है वो एंगल की फॉर्म में यहाँ पे बना दिया 90 डिग्री। वही करंट लीड कर रहा है तो करंट को बनाना, तो यहाँ पे आप करंट को बना सकते हो, वीसी को रेफरेंस ले लिया, ठीक है, वोल्टेज को रेफरेंस से, करंट लीड कर रहा है तो करंट को ऊपर पहुंचा दिया 90 डिग्री, ठीक है। बस ये चीज ध्यान रखना कि वोल्टेज जो है क्या करता है, लेग करता है बाय फेज डिफरेंस पाई बाई टू। वोल्टेज लेग करता है करंट से फेज डिफरेंस पाई बाई टू। तो सर अभी याद कैसे रखेंगे, अब देखो मैं याद करने का तरीका बताता हूँ। एल के लिए याद करेंगे, और ध्यान में रखना कि ये हम याद कर रहे हैं वोल्टेज के लिए, ठीक है ना, वोल्टेज के लिए ये चीज याद कर रहे हैं L4, ठीक है ना, L4। अब L का मतलब तो यहाँ पे लीग भी है, लेग भी है और लीड भी है, लेग भी है और लीड भी है। तो L के अंदर जो वोल्टेज है वो लीड करता है, वो लीड करता है। सर L का मतलब तो L मतलब इंडक्टर, L मतलब लीड, सर L का मतलब तो लेग भी होता है। बट सोचो यहाँ पे दो टर्म है, एक है लीड और एक है लेग। एक का मतलब है आगे, एक का मतलब है पीछे। आपको जिंदगी में क्या अच्छा लगता है, आगे रहना, आगे रहना अच्छा लगता है, और वैसी बात आपको क्या सभी को आगे रहना अच्छा लगता है। तो आज से याद रखना L4 लीड, क्या याद रखोगे, L4 लीड। और ये याद रखने के लिए हम लोगों ने तरीका किसके लिए, वोल्टेज के लिए बनाया, वोल्टेज के लिए बनाया L4 लीड। मतलब L मतलब इंडक्टर, इंडक्टर के अंदर वोल्टेज क्या करेगा, लीड करेगा, तो कैपेसिटर के अंदर अपने आप क्या, लेग कर जाएगा। अब एक याद रख लो, दूसरा अपने आप बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि वोल्टेज क्या करेगा, L के अंदर लीड करेगा, L4 लीड, L4 लीड, तो वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टर के केस में, इसका मतलब वहां पे करंट क्या करेगा, लेग करेगा, वहां पे करंट लेग करेगा। वही कैपेसिटर के केस में वोल्टेज क्या करेगा, लेग, करंट क्या करेगा, लीड। इस तरीके से याद रखिए L4 लीड, बस।
ये हमने किसके लिए बनाया? वोल्टेज के लिए। इस चीज को दिमाग में रखना कि हमने वोल्टेज के लिए याद रखने का तरीका बनाया है, और L फॉर लीड होता है आज के बाद, ध्यान रखना, L फॉर लीड। अब आगे बात आती है जहां से आपके क्वेश्चन आने हैं, क्वेश्चन आपके यहीं से आने हैं कि अगर AC वोल्टेज को एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर हम लोगों ने एक इंडक्टर, एक कैपेसिटर, एक रजिस्टर को क्या कर दिया? सीरीज में लगा दिया, ठीक है। इसके अक्रॉस अगर अपन पोटेंशियल AC वोल्टेज अप्लाई करें, AC वोल्टेज अप्लाई करें, तो सर्किट का किस तरीके का बिहेवियर होगा? तो इस केस में देखो, वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बट उनका सम, जैसे कि सीरीज में उनका सब जो होता है रिजल्टेंट के बराबर होता है। बट ऑल्टरनेटिंग करंट में फेज सेम नहीं होता, तो हम यहाँ पे वेक्टर सम करते हैं। V जो होता है वो VL प्लस VC प्लस VR होता है, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट V होता है वो इन सबका वेक्टर सम होता है, ये अपने को बनाना आना चाहिए। देखो सीरीज है मतलब सब में क्या रहेगा? करंट सेम रहेगा, सब में करंट सेम रहेगा। हम यहाँ पे करंट को रेफरेंस बना लेते हैं। अब देखो रेजिस्टेंस के केस में तो पंगा ही नहीं होता, करंट और वोल्टेज सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो करंट मैंने इस डायरेक्शन में माना, तो इसका रेजिस्टेंस का वोल्टेज VR, रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस इसी डायरेक्शन में आ गया। इंडक्टर के केस में L फॉर लीड करता है, मतलब ऊपर आएगा, 90 डिग्री ऊपर आ गया। और कैपेसिटर लेग करता है तो वो नीचे आ गया, ठीक है। सिंपल सी बात है, याद रह जाएगी। अब इनको सोल्व किया जाता है, तीन वेक्टर हो गए, VL, VC और VR। इन तीन वेक्टर को सोल्व किया जाता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वही आपका V होता है। तो अगर VL बड़ा है VC से, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपका ऊपर आएगा, ठीक है ना, इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से ऊपर आएगा, और यहाँ से एक एंगल बनाएगा जो होगा फेज डिफरेंस I और V के बीच का। और इस केस में V ऊपर आया तो V लीड करेगा। अगर VC बड़ा है VL से, VC बड़ा है VL से, अलग अलग कंडीशंस बनेगी, तो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा नीचे, तो इन दोनों के बीच में फिर से फेज डिफरेंस फाई, और ये फाई है V और I के बीच का फेज डिफरेंस, ठीक है। ये फाई है V और I के बीच का फेज डिफरेंस। और इस केस में जो पोटेंशियल है या फिर जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो क्या करेगा? लेग करेगा, क्योंकि पीछे आ रहा है I से, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखनी कि इस कंडीशन के लिए ये डायग्राम है, इस कंडीशन के लिए ये डायग्राम है। अब साथ ही साथ ये तीनों के तीनों सीरीज में है, तो नेट जो है रेजिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, जिसका यहाँ पे नया नाम पड़ जाता है इम्पीडेंस, ठीक है, जिसे हम Z से डिनोट करते हैं। तो Z भी आपको निकालना आना चाहिए। Z का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। भी याद रखना, यहाँ पे XL में आपको पहले बता चुका हूँ, ओमेगा L होता है, XC 1/ωc होता है। अब यहाँ पे जो फेज डिफरेंस ही निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये आप अप्लाई कर सकते हो, क्या? VL माइनस VC डिवाइडेड बाई VR। ये दोनों ही केस के लिए सेम फॉर्मूला है। आगे मैंने मोड लगा दिया, यानी कि अगर वैल्यू नेगेटिव आया तो उसे क्या ले लेना? पॉजिटिव ले लेना, उसे पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। अब यहाँ से VL को आप लिख सकते हो IXL, इसको लिख सकते हैं IXC, इसको लिख सकते हैं IR। I से I कट जाएगा तो एक फॉर्मूला और आता है tan फाई का, क्या आता है? XL माइनस XC बाय R, XL माइनस XC बाय R। ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला याद रखना। LCR सर्किट में फेज डिफरेंस पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, VL माइनस VC बाई R या फिर XL माइनस XC बाई R। इससे आएगा tan फाई, फिर आप टेबल में रिलेट करके, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल में रिलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखना। साथ ही साथ यहाँ पे ओम्स लॉ भी लगा सकते हैं। V इक्वल्स टू IZ, Z होता है इम्पीडेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, और I अगर आपको कैलकुलेट करना है तो V बाई Z। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब ये कौन सी वैल्यूज है? RMS वैल्यूज। कौन सी वैल्यूज है? RMS वैल्यूज। ये जो फॉर्मूला लगाओगे आप RMS वैल्यूज के लिए लगाना, ठीक है ना। फॉर्मूला किसके लिए लगाना है? RMS वैल्यूज के लिए लगाना। मेजरमेंट RMS में होता है, कैलकुलेशन RMS में होती है, इन चीजों का ध्यान में रखें, छोटी छोटी चीजें हैं। अब इम्पीडेंस, इसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इम्पीडेंस का हमारे पास फॉर्मूला आया था Z इज इक्वल टू R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अब इनका मैं फॉर्मूला रखूं ओमेगा के फॉर्मेट में तो कुछ ऐसा बनेगा। तो ओमेगा और Z में अपने को वेरिएशन पता होना चाहिए कि ओमेगा बढ़ाएंगे तो Z पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो शुरुआत में तो क्या होता है ना कि ओमेगा की वैल्यू को 0 से बढ़ाना शुरू करते हैं तो Z जो है डिक्रीज करता है, बट एक टाइम ऐसा आता है, ठीक है ना, एक टाइम ऐसा आता है, एक ओमेगा की वैल्यू ऐसी आती है जिसे मैं ओमेगा R बोल देता हूँ, अभी पता चलेगा ओमेगा R क्या है, जहाँ पे Z जो है मिनिमम हो जाता है, यानी कि फिर उसके बाद और अगर आप ओमेगा बढ़ाओगे तो Z की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाती है, Z की वैल्यू भी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो ओमेगा बढ़ाने पर Z पहले डिक्रीज होता है, उसके बाद अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है, उसके बाद फिर से इंक्रीज होता है। इस चीज का ध्यान में रखना। अब Z और ओमेगा, Z क्या था? इफेक्टिव रेजिस्टेंस, और ओमेगा का ग्राफ ऐसा है, तो करंट और ओमेगा का ग्राफ कैसा होगा? देखो Z घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट बढ़ेगा। तो ओमेगा बढ़ाने पर पहले तो करंट बढ़ता है, उसके बाद एक वैल्यू ऐसी आती है कि Z की वैल्यू मिनिमम पहुंच जाती है उस टाइम पे,
या फिर उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे हमारी आई की वैल्यू, करंट की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद जेड की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आई की वैल्यू डिक्रीज करेगी। यानी कि ओमेगा बढ़ाने पर करंट की वैल्यू पहले बढ़ती है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू अचीव करती है, उसके बाद फिर से डिक्रीज होती है। तो ये ग्राफ ढंग से याद रखना, ग्राफ ढंग से याद रखना। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एंड यहां से ही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है ना, यहां से क्वेश्चन आने के मान लो कि 90% से ज्यादा चांसेस यहीं से हैं। रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होता है? देखो एक कंडीशन ऐसी आती है सीरीज एलसीआर सर्किट के अंदर कि वहां पे जो पोटेंशियल है किसके अक्रॉस, इंडक्टर और कैपेसिटर के अक्रॉस, वो क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है। पोटेंशियल इक्वल हो जाता है, उस केस में ये हुआ होगा कि एक्सएल आपका एक्सी के बराबर हुआ होगा। तो ये वही केस है जब जेड जो हो जाता है मिनिमम हो जाता है, और जेड जब सर्किट का मिनिमम हो जाता है उस केस में सर्किट के अंदर करंट मैक्सिमम हो जाता है, और जो मिनिमम जेड की वैल्यू है वो आर हो जाती है। कैसे? जेड का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। तो जब एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है, तो ये वैल्यू जीरो आ जाएगी, जेड की वैल्यू आर आ जाती है। और आई मैक्सिमम आपको निकालना है, तो आई की वैल्यू v बाई जेड होती है, जेड की वैल्यू r, तो आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है v बाई आर, आई मैक्सिमम की वैल्यू आ जाती है v बाई आर। ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होता है, उस फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोला जाता है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू आती है 1 बाई रूट एलसी। अगर आपको एफ आर की वैल्यू चाहिए, हर्ट्ज के अंदर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चाहिए, तो उसका आंसर आता है 1 बाय 2 पाई अंडर रूट एल सी, क्योंकि अभी हम पढ़ के आए हैं एफ क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई। और एक चीज और ध्यान में रखना, यहाँ पे जो फेज डिफरेंस होता है, किसके बीच फेज डिफरेंस? वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस वो जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं रेजोनेंस की, जो हमें याद होनी चाहिए, जो हमें याद होनी चाहिए। जेड मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है, एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाता है, वीएल वीसी के बराबर आ जाता है, पाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। और ये सारा का सारा जिस फ्रीक्वेंसी पे होता है उसे अपन बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, जिसकी वैल्यू होती है 1 बाय अंडर रूट एल सी, 1 बाय अंडर रूट एल सी। ये चीजें जैसे मेरे को याद है वैसे आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक चीज और डिस्कस करते हैं, क्वालिटी फैक्टर। देखो बेटा जी, होता क्या है ना कि जो सीरीज एलसीआर सर्किट है ये यूज किया जाता है ट्यूनिंग मैकेनिज्म के लिए रेडियो और टीवी के अंदर, ठीक है ना। रेडियो टीवी के अंदर आप जो सेट करते हो ना 92.7 बीएफएम, वो एक फ्रिक्वेंसी है, वहां पे सेट करते हो तो वहां पे करंट मैक्सिमम हो जाता है, वहां पे करंट मैक्सिमम हो जाता है। खैर उस डिटेल में नहीं जाते हैं, बट सीरीज एलसीआर सर्किट के लिए एक फैक्टर डिफाइन किया जाता है। मान लो कि आपके पास दो सर्किट है, सीरीज एलसीआर सर्किट, ये रेडियो के अंदर यूज होता है। आपको जो है डिसाइड करना है कि कौन सा ले, कौन सा सर्किट अपन यूज करें, तो वहां पे एक चीज या एक फैक्टर डिफाइन किया जाता है या डिसाइड किया जाता है, जिसका नाम होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर कभी कभार ये ग्राफ से भी देखा जाता है, अगर किसी सर्किट का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा तो उस ग्राफ की जो शार्पनेस है वो ज्यादा होगी, तो क्वालिटी फैक्टर है वो शार्पनेस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा? क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू ज्यादा होने से उस सर्किट की क्वालिटी हाई होगी, सर्किट की क्वालिटी हाई होगी तो कम्युनिकेशन भी जो है अच्छे से हो पाएगा, कम्युनिकेशन की क्वालिटी भी अच्छी होगी, आपको अच्छे से सुनाई देगा, रेडियो जो है या फिर जहां से भी जो भी इनपुट आ रहा है वो अच्छे से सुनाई देगा। तो क्यू वैल्यू देखी जाती है। अब क्यू वैल्यू देखी जाती है तो वहां पे मेजरमेंट करने के लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए हमारे पास। तो क्यू का फॉर्मूला होता है 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। क्या फॉर्मूला होता है? 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी। ये फॉर्मूला याद रखना बेटा जी, ये फॉर्मूला याद रखना, क्वेश्चन आते हैं। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है ये पता होना चाहिए, क्यों कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्वालिटी निकालने के लिए, ठीक है। सर्किट कौन सा, मतलब दो सर्किट को कंपेयर करने के लिए वो क्वालिटी फैक्टर से यूज कंपेयर कर पाएंगे हम। फॉर्मूला होता है 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, 1 बाई आर अंडर रूट एल बाई सी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है पावर इन एसी सर्किट। एसी सर्किट के अंदर कितनी पावर होती है, तो एवरेज पावर कैलकुलेट की जाती है फुल साइकिल के लिए। इसका फॉर्मूला होता है वी आई कोस फाई। देखो वी और आई के नीचे कुछ नहीं लगा, ना एवरेज लिखा हुआ है ना वी नोट आई नोट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू है। और आरएमएस वैल्यू क्या होती है? वी नोट बाय रूट टू, आई की आरएमएस वैल्यू आई नोट बाय रूट टू, आई नोट बाय रूट टू। यहाँ पे जो ये कोस फाई है इसका स्पेशल नाम होता है, कोस फाई को बोला जाता है पावर फैक्टर। अब रेजोनेंस पे अभी हम पढ़ के आए हैं कि रेजोनेंस में फाई की वैल्यू जीरो हो जाती है, मतलब कोस फाई, कोस जीरो 1 हो जाएगा।
रेजोनेंस पे पावर फैक्टर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। उस टाइम पे पावर जो होती है सर्किट के अंदर मैक्सिमम होती है। उस टाइम पे सर्किट के अंदर पावर जो होती है क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब इस कोस फाई को एक और तरीका है निकालने का। अगर आपको भी ये डायग्राम याद है तो इस डायग्राम के अंदर मान लो कि वो वाला केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे VL बड़ा है VC से, उस केस में रिजल्टेंट V का डायग्राम ऐसा आएगा। तो ये फाई निकालना है, तो ये वैल्यू इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखोगे कोस फाई निकालना है तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो कोस फाई क्या हो जाएगा, बेस VR ओवर हाइपोटेनियस V। VR को मैं लिख सकता हूँ I इंटू R और V को लिख सकता हूँ V क्या, रिजल्टेंट, तो I इंटू Z। यहाँ से I से I कट हो जाएगा। कोस फाई का फॉर्मूला हमारे सामने आएगा R बाई Z। क्या आएगा, R बाई Z। तो कोस फाई पावर फैक्टर का एक फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, R बाई Z आप। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है इसके अंदर LC ऑसिलेशन। ठीक है, LC ऑसिलेशन के अंदर क्या होता है, इसका सिर्फ आपका क्वालिटेटिव डिस्कशन है। इसके अंदर बस आपको पता होना चाहिए क्या है, कैसे है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, चार्ज का फॉर्मूला भी देख लो एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है। होता क्या है, एक चार्ज कैपेसिटर को जब हम इंडक्टर के अक्रॉस जोड़ देते हैं तो क्या होता है, डिस्चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज था मतलब उसके पास कौन सी एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी थी। तो वो उसकी वैल्यू कितनी थी, मान लो कि चार्ज की वैल्यू, उसके अंदर जो चार्ज था उसकी वैल्यू Q नॉट है, उसका कैपेसिटेंस C है। आपको अच्छे से पता है कि उसके अंदर जो एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ Q स्क्वायर बाय C। तो उसके अंदर हाफ Q स्क्वायर बाय Q नॉट स्क्वायर बाय C एनर्जी थी। धीरे धीरे ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है, इसकी एनर्जी जो है इंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। और इसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होती है हाफ Li नॉट का स्क्वायर, फिर से ये एनर्जी रिलीज होती है, फिर से कैपेसिटर चार्ज होता है, बट ऑपोजिट सेंस में चार्ज होता है, फिर से रिलीज होता है, फिर से चार्ज होता है। इस तरीके से वो चार्ज होता रहता है और डिस्चार्ज होता रहता है, चार्ज होता रहता है, डिस्चार्ज होता रहता है। और सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है। तो ये ओसिलेट करते रहते हैं, है ना, ओसिलेट करते रहते हैं। चार्ज की वैल्यू पहले मैक्सिमम होती है, फिर घटती है, फिर नेगेटिव मैक्सिमम होती है, फिर घटती है। तो चार्ज की जो इक्वेशन आती है यहाँ पे वो आती है Q नॉट cos ओमेगा टी। एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ है। अगर आपने Q नॉट sin ओमेगा टी पढ़ा है वो भी सही है, बस वो देखने पे डिपेंड करता है कि इनिशियल जो वैल्यू है T=0 पे आपने कौन सा डायग्राम कंसीडर किया, उस पर डिपेंड करता है। जो आपको याद है वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट एक बात यहाँ पे है कि जिस फ्रिक्वेंसी से यहाँ पे ओसिलेशन होते हैं उस फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होती है 1/√LC। ये फॉर्मूला रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जैसा है, बट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हाँ, वो बात अलग है कि आपको एक फॉर्मूला जो है कम याद करना पड़ेगा कि रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद है तो मतलब यहाँ पे LC ऑसिलेशन का भी आपको फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला याद होगा। अगर आपको हर्ट्ज में चाहिए तो 1/2 √LC, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। LC ऑसिलेशन के बारे में इतनी जितना मैंने आपको बताया है उतना अगर आप पता रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट चीज आती है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर ये बहुत जरूरी चीज है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। अगर आपने सैंपल पेपर देखा हुआ तो सैंपल पेपर में भी केस स्टडी दे रखी है ट्रांसफॉर्मर का, तो इसको ढंग से पढ़ लेना। देखो बेटा जी, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना मतलब चेंज करना। किसको ट्रांसफॉर्म करता है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसफॉर्म करता है। कौन ट्रांसफॉर्मर, तो पूछेंगे कि डीसी वोल्टेज को करता है कि नहीं भाई साहब, डीसी वोल्टेज को नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए ही बनाया गया है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, एसी वोल्टेज को क्या करता है, चेंज करता है। अब दो काम करता है, बढ़ाने का करता है और घटाने का करता है। अगर वोल्टेज को बढ़ाएगा तो उस ट्रांसफॉर्मर का नाम होगा स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, अगर वोल्टेज को घटाएगा तो उस ट्रांसफॉर्मर का नाम होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। अब ये भी पूछा जाता है कि किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ये काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन पे, म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर में देखा था, मैं थोड़ा और समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। वो होता क्या है, एक कोर होती है, ठीक है ना, एक कोर होती है सॉफ्ट आयरन की, जिसके ऊपर कुछ कॉइल्स इस तरीके से लपेटी जाती है जहाँ पे हम इनपुट डालते हैं, कुछ कॉइल सामने लपेटी जाती है जहाँ पे हमें आउटपुट मिलता है। जहाँ पे इनपुट डाला जाता है उन्हें बोला जाता है प्राइमरी कॉइल्स, जहाँ पे आउटपुट मिलता है उसे बोला जाता है सेकेंडरी कॉइल्स। ठीक है, अब वोल्टेज बढ़ेगा कि घटेगा सारा का सारा खेल डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो प्राइमरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो NP है, सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कि NS है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू IP मान ली, सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट की वैल्यू जो है हमने IS मान ली। तो एक चीज होती है कि जो पावर होती है प्राइमरी सर्किट के अंदर, सारी की सारी पावर सेकेंडरी सर्किट के अंदर जो है सेकेंडरी कॉइल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। ये चीज ध्यान में रखना, प्राइमरी कॉइल के अंदर पावर और सेकेंडरी कॉइल के अंदर पावर क्या रहती है, सेम रहती है फॉर आइडियल ट्रांसफॉर्मर। एक्चुअल में रियल में थोड़े से लॉसेस हो जाते हैं, थोड़े से होते हैं, स्मॉल लॉसेस होते हैं बाकी कंपैरिजन में।
काफ़ी कम लॉस होते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर आपको पता ही काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो घर के बाहर मोहल्ले में कहीं मिल जाएगा ट्रांसफार्मर लगा हुआ, वो कौन सा होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है ना। हाई वोल्टेज आता है फिर से वहाँ डिक्रीज होता है। अब आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि प्राइमरी सर्किट का अगर वोल्टेज वीपी है, सेकेंडरी का वीएस है, तो इनका जो रेशियो होता है एनपी बाई एनएस के बराबर होता है और आईएस बाई आईपी के बराबर होता है। ये तो देखो सेम ही है, वीपी बाई वीएस है तो एनपी बाई एनएस है, बट यहाँ पे उल्टा है, ध्यान रखना, ठीक है ना, गलती मत कर देना। यहाँ पे आईएस बाई आईपी। अब देखो क्लियरली दिख रहा है कि अगर एनएस की वैल्यू ज्यादा होगी एनपी से, तो वीएस की वैल्यू ज्यादा होनी पड़ेगी वीपी से। तो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर में होता है, जो ट्रांसफार्मर आपके तो यहाँ से अपने को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि जब एनएस की वैल्यू एनपी से ज़्यादा होगी, उस केस में वीएस की वैल्यू को वीपी से ज़्यादा होना पड़ेगा, यानी कि सेकेंडरी कोइल्स के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा है, मतलब हमारा ट्रांसफर किस टाइप का है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। हमारा ट्रांसफॉर्मर किस टाइप का है, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। ये लगाया जाता है आपके पावर स्टेशन के पास, ठीक है, वोल्टेज बढ़ाने के लिए। अब अगर ये एनपी एनएस से ज़्यादा हो, यानी कि प्राइमरी कोइल्स के अंदर नंबर ऑफ टर्न अगर ज़्यादा हो, इस केस में पक्का प्राइमरी कोयल के अंदर जो वोल्टेज है उसे सेकेंडरी कोयल के अंदर के वोल्टेज से ज़्यादा होना पड़ेगा। सेकेंडरी कोयल के अंदर जो वोल्टेज की वैल्यू कम है, ऐसा ट्रांसफार्मर बोला जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये हमारे घर में, घर के आसपास मोहल्ले में अपने को लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ट्रांसफार्मर के ये जो स्टेप अप है, वोल्टेज क्यों बढ़ाते हैं, देखो वोल्टेज बढ़ाने की वजह से उसके अंदर करंट की वैल्यू कम हो जाती है। करंट की वैल्यू कम होने से हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर टी, अगर आपको पता हो तो, ठीक है ना, हीट लॉस होता है आई स्क्वायर आर टी। तो करंट कम होगा तो ये आई स्क्वायर आर टी कम हो जाएगा। ये लॉस आई स्क्वायर आर टी वाला हीट लॉस जो है, ठीक है ना, इसे जूल हीटिंग बोलते हैं, ये लॉस कम हो जाता है। यानी कि कम लॉस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हमारे घरों तक पहुंच जाती है, ठीक है। यहाँ पे पावर देखो दोनों सर्किट के अंदर सेम है या लगभग लगभग बराबर होती है एक्चुअल में भी, ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पे वोल्टेज बढ़ाने से, पूरा आइडियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज बढ़ाने या घटाने से एनर्जी कंजर्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एनर्जी अभी भी कंजर्व्ड है, क्योंकि इनपुट पावर आउटपुट पावर के बराबर है, ठीक है ना। रेट ऑफ एनर्जी बराबर है, रेट ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी बराबर है, मतलब एनर्जी भी क्या है, इक्वली है दोनों के अंदर। वो लॉसेस हो जाते हैं वो अलग बात है, वो देख लेते हैं लॉसेस क्या क्या होते हैं। बट वो लॉसेस क्या होते हैं, स्मॉल लॉसेस होते हैं। किस किस वजह से होते हैं वो देख लेते हैं। फ्लक्स लीकेज की वजह से हो जाता है, फ्लक्स लीकेज की वजह से। मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्शन का भी कॉन्सेप्ट साथ में। तो होता क्या है कि इसके अंदर ऑल्टरनेटिंग करंट आ रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट आने की वजह से यहाँ पे जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ भी लिंक्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो करंट की वैल्यू चेंज करोगे तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। तो जो सेकेंडरी कॉइल है इसके अंदर देखो, इसके अंदर तो वही होगा प्राइमरी के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज, बट सेकेंडरी के साथ भी ये फ्लक्स लिंक्ड होता है, ठीक है ना, पूरा का पूरा आइडियल ट्रांसफॉर्मर। तो उसके अंदर भी क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से वहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कौन सा टाइप है, वो दो टाइप के होते हैं। ये म्यूचुअल इंडक्शन है, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, एक कोयल में करंट चेंज करने की वजह से दूसरी कोयल में करंट इंड्यूस हो जाता है। ये प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन का है, इस तरीके से काम करता है। बट एक्चुअल में क्या होता है कि पूरा का पूरा फ्लक्स जो है लिंक नहीं हो पाता है, थोड़ा सा जो फ्लक्स है वो लीक हो जाता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा, यानी कि 5P जो है वो 5S के इक्वल नहीं होता है, थोड़ा सा फ्लक्स आपका लीक हो जाता है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाता है। दूसरा, जब आप वाइंडिंग करते हो तो वायर यूज करते हो तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस होने की वजह से उसमें फिर से क्या हीट लॉस होगा, हीट लॉस होने की वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो जाता है। इसके लिए क्या किया जाता है, आपकी थिक वायर्स यूज की जाती है, ठीक है ना, थिक वायर यूज की जाती है। थिक वायर यूज करने से क्या होगा, एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, जिससे हीट लॉस कम होगा। अब जो कोर होती है, कोर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, कोर के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बार बार मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है, घटती है, जिसकी वजह से वहां पे एडी करंट प्रोड्यूस हो जाते हैं छोटे छोटे, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, जिसके ऊपर हम लोगों ने वाइंडिंग कर रखी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से भी वो गर्म हो जाती है और हीट लॉस होता है। और एक हिस्टेरेसिस की वजह से लॉस होता है, ठीक है ना। बार बार मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज करने की वजह से जो सॉफ्ट आयरन होती है वो
मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है रिवर्स डायरेक्शन में, फिर से मैग्नेटाइज होती है, डीमैग्नेटाइज होती है। ऐसा करने से वहां पे हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है, जो आपने चैप्टर 5 के अंदर डिटेल में पढ़ा होगा। हिस्टेरेसिस लॉस हो जाता है। तो ये 4 टाइप के लॉस आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो स्मॉल एनर्जी लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में, वो किसकी वजह से होते हैं। ठीक है ना। फिर से अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, छोटे से लॉस होते हैं, ज्यादा नहीं होते। ओवरऑल जो एफिशिएंसी होती है ट्रांसफार्मर की वो 95 to 99% होती है, तो बाकी के कंपैरिजन में काफी अच्छी है। बाकी जो डिवाइसेस है जो वोल्टेज अप डाउन करती है उनके कंपैरिजन में काफी अच्छी है। छोटे से लॉसेस हैं तो ये चलेगा काम। ठीक है। तो इसी के साथ हमारी अल्टरनेटिंग करंट की थ्योरी जो है कंप्लीटली रिवाइज हो गई है। अब आते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। ठीक है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। अल्टरनेटिंग करंट की एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द आरएमएस करंट इन 50 हर्ट्ज एसी सर्किट इज 5 एम्पियर। है ना। आरएमएस करंट की वैल्यू आपको दे दी कितनी, 5 एम्पियर। तो इस सर्किट की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ दे रखी है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी समझते भावुक हो गए, ओमेगा मत लिख देना यहाँ पे। ठीक है। हर्ट्ज लिखा मतलब ये एफ दिया गया है। द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट्स वैल्यू बिकम 0 इज, मतलब एक बार आपके ऑल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, उसके 1/300 सेकेंड के बाद 1/300 सेकेंड के बाद करंट की वैल्यू क्या होगी, ये आपको बतानी है। ये आपको बतानी है। यहाँ पे मैं करंट की इक्वेशन मान लेता हूँ कि करंट की इक्वेशन है I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। और टी इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू ध्यान से देखो, इसमें 0 हो जाएगी, यानी कि अपने को टी इज इक्वल टू 1/300 पे करंट की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए सर आई नॉट कहाँ से लाओगे और ये ओमेगा कहाँ से लाओगे, टी तो है 1/300। देखो उसके लिए क्वेश्चन ने ये दिया है। अब जो आई आर एम एस अपने को कैलकुलेट करना है, हम लोगों को पता है कि जो आई आर एम एस होता है वो आई नॉट बाई √2 होता है। यहाँ से आई नॉट कितना आ जाएगा, √2 आई आर एम एस। √2 आई आर एम एस 5 दे रखा है, ये √2 इंटू 5 एम्पियर। ठीक है। ओमेगा कहाँ से आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा, यानी कि 2 पाई इंटू 50। यहाँ से हमारे पास ओमेगा आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट कर दो सारी वैल्यू। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, 5√2। ठीक है। साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई इंटू 50। टी की वैल्यू 1/300। अगर आप इसे सोल्व करोगे तो हमें मिलेगा 5√2 साइन π/3। साइन π/3 बोले तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्या बनेगा, 5√2 इंटू √3/2, 5√2 इंटू √3/2। यहाँ से ये कट जाएगा √2 टाइम्स, तो हमारे पास आई की वैल्यू एट टी इज इक्वल टू 1/300 सेकेंड आ जाएगी 5 इंटू √3/2, 5 इंटू √3/2। एम्पियर भी लगा तो यूनिट अगर आप लगाना चाहो। अगर आप ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर बी में ये वैल्यू दे रखी है, ऑप्शन नंबर बी में ये वैल्यू दे रखी है। एक अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है ऐसे सीबीएसई टर्म 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये फॉर्मूला भी पूछवा लिया, ये फॉर्मूला भी यूज करवा लिया आपसे, इक्वेशन भी लिखवा ली। ठीक है। इक्वेशन लिखाने के बाद चेक कर लिया कि आपको सोल्व करना आता है कि नहीं आता है। अच्छा क्वेश्चन बोला जाए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हेन अ वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस इज कनेक्टेड टू एसी मेंस, एसी सर्किट के अंदर डाल दिया, ये तरह मीटर शो द स्टडी इनपुट ऑफ 220 वोल्ट। मैंने आपको अभी बताया था कि जो भी ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन सी वैल्यू यूज मेजर करते हैं, वो आरएमएस वैल्यू मेजर करते हैं। मतलब कि उसने VRMS मेजर किया होगा कितना, 220 वोल्ट। अब वैल्यू ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए बोल रहा है कि द इनपुट वोल्टेज कैन नॉट बी AC वोल्टेज बट अ DC वोल्टेज। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज इज 220, नहीं, ये तो RMS है। द मीटर रीड्स नॉट V बट V² एंड कैलिब्रेट टू रीड √V²। ये सही है, ठीक है, यही तो होता है। ये क्या होता है, RMS वैल्यू। ये तो RMS वैल्यू होती है आपके ना, रूट मीन स्क्वायर। द पॉइंटर ऑफ द मीटर इज स्टक बाय सम मैकेनिकल डिफेक्ट। भाई साहब ये गलत है। मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दिख रहा है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द हीट प्रोड्यूस इन द गिवन रेजिस्टेंस इन गिवन टाइम बाय साइनोसॉइडल करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी विल बी द सेम एज हीट प्रोड्यूस बाय स्टेडी करंट ऑफ मैग्नीट्यूड। ये मैंने बताया था आपको, आरएमएस वैल्यू की जिसने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ रखी होगी वही इस क्वेश्चन को कर पाएगा। बोल रहा है कि आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, करंट जो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे प्रोड्यूस किया जाता है तो कुछ हीट जो है प्रोड्यूस होती है सर्किट के अंदर, वही सेम हीट आपको प्रोड्यूस करनी है स्टेडी करंट से। तो आपको जो वैल्यू यूज करनी पड़ती है उस वैल्यू को अपन बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। तो आपको जो स्टेडी करंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको जो स्टेडी करंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना, IDC बोल देते हैं, वो आरएमएस के बराबर होगा। और वो आरएमएस कितना होगा, आई नॉट बाई रूट टू, आई नॉट बाई रूट टू जिसे हम बोलते हैं 0.707 आई, जिसे हम बोलते हैं 0.707 आई नॉट, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका भी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन AC सोर्स इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टिव सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। रेजिस्टिव सर्किट के साथ जोड़ा गया है, यानी कि आर के अक्रॉस वोल्टेज जोड़ दी, आर के अक्रॉस वोल्टेज जोड़ दी, सब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जो उस स्लाइड में था सारा का सारा ना, इनफ है आपके लिए। ऑप्शन बोल रहा है कि करंट लीड द वोल्टेज इन फेज, करंट लीड करता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, दोनों सेम फेज के अंदर होते हैं। करंट लेग नहीं, करंट इन वोल्टेज आर इन सेम फेज, हाँ ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट पावर डिसिपेशन इज मैक्सिमम। पावर डिसिपेशन ऐसी सर्किट के अंदर पावर कब मैक्सिमम होता है, जब फोर्स फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है 1, यानी कि हमारा फाई कितना हो जाता है 0 डिग्री, फाई कितना होता है फेज डिफरेंस। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में तो भाई साहब फाई कितना होता है π/2। कौन लीड करता है, कौन लीड करता है, करंट। आपको बताया था L फॉर लीड, ये पोटेंशियल के था, पोटेंशियल जो है वो L में लीड करता है तो उसमें लीड करेगा, यानी कि करंट लीड करता है। इसके अंदर भी फेज डिफरेंस होता है π/2 का, मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर फेज डिफरेंस आपका 0 होता है, अगर आपको याद हो तो इसके अंदर पावर हमारी क्या आने वाली है, मैक्सिमम, पावर हमारी मैक्सिमम आने वाली है, ठीक है ना। कोस फाई की वैल्यू 1 होगी तभी तो पावर मैक्सिमम आएगी। पावर का फॉर्मूला होता है VI कोस फाई, ये फाई पे वेरी कर रही है। कोस फाई की वैल्यू जब मैक्सिमम, कोस फाई की वैल्यू मैक्सिमम कब पॉसिबल है, जब कोस फाई 1 हो जाए, ठीक है। आगे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन शुड बी सिलेक्टेड फॉर अ बेटर ट्यूनिंग ऑफ एन LCR सर्किट यूज फॉर कॉम्बिनेशन। बेटर ट्यूनिंग पूछ रहा है। बेटर ट्यूनिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी फैक्टर यूज किया जाता है। कौन सा फैक्टर यूज किया जाता है, क्वालिटी फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है 1/R√L/C, 1/R√L/C। आपको क्या करना है, बस R, L और C की वैल्यू दे रखी है, देखना है कि किसके अंदर Q की वैल्यू हाईएस्ट आएगी, किसके अंदर Q की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। तो सबसे पहले अगर आप देखो तो ध्यान से देख लेते हैं, लगभग सारे सेम ही। L/C देख लेते हैं, L/C का रेशियो यहाँ देखो ज़्यादा लग रहा है, यहाँ तो कम है, 1 से भी कम, यहाँ इनका कम, यहाँ देखो ज़्यादा है और यहाँ कम है, और यहाँ देखो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कम है। वैसे बात है, कम होनी चाहिए, नीचे आ रहा है L ज़्यादा होना चाहिए, C कम होना चाहिए। वैसे आप बिना सोल्व के इसको कर सकते हो, बट अगर फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप सारी वैल्यूज जो इस फॉर्मूले के अंदर डाल के देख लीजिए। आपको ऑप्शन नंबर जो C है ना, ऑप्शन नंबर C, उसके अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है कि विथ इंक्रीज इन द फ्रिक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, AC सप्लाई की अगर अपन फ्रिक्वेंसी बढ़ाते हैं तो इंपीडेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट, ये तो सीधा ग्राफ से क्वेश्चन आया, अभी आपको बताया था कि फ्रिक्वेंसी बढ़ाने पर Z क्या होता है, पहले डिक्रीज होता है, अपनी मिनिमम वैल्यू अचीव करता है, उसके बाद इंक्रीज होता है। मिनिमम वैल्यू कब अचीव करता है, रेजोनेंस पे, रेजोनेंस पे, और इस फ्रिक्वेंसी को कहता है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। तो ऑप्शन पढ़ लो, रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज एट फर्स्ट बिकम मिनिमम देन इंक्रीज। ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट जरूर आपसे एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, सैंपल पेपर आ चुका है उसके अंदर भी ऐसे हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन, when a capacitor C is charged to a certain potential and connected to an inductor of L, कैपेसिटर को चार्ज करके इंडक्टर के साथ कनेक्ट कर दिया। भाई साहब याद आ जाना चाहिए, LC ऑसिलेशन है ये तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी ऑसिलेशन बोला था, फ्रीक्वेंसी याद कर लेना। फ्रीक्वेंसी ऑफ LC ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी, ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। अब देखो यहाँ पे ना 1/2π√LC भी है, 1/√LC भी है। तो जब सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ यहाँ पे तो आपको F ही लिखना है, क्योंकि ओमेगा को अलग से लिखा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ओमेगा को लिखा जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो भाई साहब यहाँ पे आपको F
इसका एफ मैंने आपको बताया था कितना होता है 1/2 अंडर रूट LC। पहला ऑप्शन टिक मारना है, गलती से फटाफट के चक्कर में सेकंड मत मार देना, सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखाओ और वो एफ समझना है। आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड। स्टेप डाउन जो घर के आगे लगा होता है ना, मोहल्ले में लगा होता है। द आउटपुट ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज मेजर्ड टू बी 24 वोल्ट। आउटपुट क्या होता है? VS होता है। VS आपको दे दिया कितना? 24 वोल्ट व्हेन कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट लाइट बल्ब। 12 वोल्ट लाइट बल्ब पे जोड़ दिया। दूसरा कि द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज, द वैल्यू ऑफ पीक करंट इज, पावर क्या हो जाएगी? VI। पावर क्या हो जाएगी? VI। यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी होती है RMS वैल्यू दे रखी होती है, मैंने आपको पहले ही बोला था। पावर जो है 12 हो गई, V की वैल्यू 24, यहाँ पे I की RMS वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 RMS वैल्यू। आपसे पूछिए पीक करंट पूछा है I नोट, तो I RMS जो होता है वो क्या होता है? I नोट बाई √2। I नोट कितना हो जाएगा? √2 I RMS, √2 I RMS, तो √2 इंटू 1/2 आंसर आएगा आपका 1/√2 एम्पियर। क्या आएगा? 1/√2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, ठीक है। गलती नहीं करनी है, ध्यान से जो बोला है ध्यान में रखना। जो वैल्यूज आपको गिवन होती है, RMS वैल्यूज गिवन होती है, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है RMS वैल्यू मेजर करता है, ध्यान से थोड़ा सा। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन? द अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है? देखते टिक मार सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज लैमिनेटेड इज। ट्रांसफॉर्मर की कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं? ठीक है ना, लेक्टर नाम का मटेरियल होता है जिससे उसे लैमिनेट करते हैं, क्योंकि वो एडी करंट प्रोड्यूस होते हैं कोर के अंदर। एडी करंट की वजह से जो हीट लॉस होता है उसको लेमिनेशन रोकता है, उस हीट लॉस को कम करता है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी। सर ये तो नोट्स के अंदर था नहीं बेटा, ये चीज आपकी दे रखी है EMI वाले चैप्टर में, वहां पे जहाँ पे एडी करंट दिया गया है वहां पे ये चीज दे रखी है कि एडी करंट से अगर आप लॉस को बचना है तो आपको जो भी प्लेट है उसको क्या करना पड़ेगा? लेमिनेट करना पड़ेगा। लेकर नाम का मटेरियल होता है उससे लेमिनेट करते हैं, ठीक है ना। वहां से मिक्स करके दिया गया है क्वेश्चन। आगे, इफ रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ एन आर्मेचर इज डबल। रोटेशनल वेलोसिटी ऑफ आर्मेचर इज डबल, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बोलते हैं जिसे, उसे अगर हम लोगों ने डबल कर दिया तो EMF जनरेटेड इन द जनरेटर विल बी। ये आपका भी EMI से क्वेश्चन आया है, क्योंकि AC जनरेटर का जो टॉपिक है वो EMI वाले चैप्टर में है। वहां पे आपका EMF का फॉर्मूला आता है NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आता है फॉर्मूला, ठीक है। पूछ रहा है कि अगर एंगुलर वेलोसिटी, रोटेशनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए, नया ओमेगा डैश 2 ओमेगा के बराबर कर दिया जाए, तो EMF जो है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो E जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ओमेगा के, तो ओमेगा को डबल कर देंगे तो E डैश भी तो भाई साहब क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी दैट रिमेन अनचेंज्ड इन द ट्रांसफॉर्मर इज। ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्वांटिटी जो है अनचेंज रहती है? वोल्टेज चेंज होता है भाई साहब, इसलिए तो बनाया है। वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी चेंज होगा। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है, फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। जिस फ्रीक्वेंसी से बेटा जी वहां पे भी चेंज होगा, उसी फ्रीक्वेंसी से वहां सामने करंट बनेगा ना, तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहती है। आगे क्या बोल रहा है? एसर्शन रीजन वाले क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। डायरेक्शन आपको दे रखी है, डायरेक्शन इतने क्वेश्चन कर लिए आपने, पढ़ ली होगी। एसर्शन बोल रहा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट डज नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट। ऑल्टरनेटिंग करंट मैग्नेटिक इफेक्ट, भाई साहब करंट तो है ना, करंट तो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करेगा। एसर्शन गलत है, एसर्शन गलत है। ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम, ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज डायरेक्शन विथ टाइम, ये स्टेटमेंट चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट डायरेक्शन चेंज करता है, तो एसर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ध्यान से देखो, ऑप्शन डी बोल रहा है ये चीज, एसर्शन रॉन्ग है और वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटर ब्लॉक DC एंड अलाउ AC टू पास। DC को ब्लॉक करता है और AC को पास होने देता है, बिल्कुल सही बात है। देखो कैसे कि DC का ओमेगा होता है कितना? 0। DC का ओमेगा 0 होता है तो उसके लिए XC की वैल्यू कितनी आएगी? कैपेसिटर कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा? 1/ωc होता है, यानी कि इनफाइनाइट। इनफाइनाइट ऑफर करेगा तो उसके अंदर DC फ्लो ही नहीं हो पाएगा, DC तो फ्लो होता है, ठीक है। तो DC कैपेसिटर से फ्लो नहीं होगा। आगे पूछा है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है। हाँ जी, ये सामने लिखा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। साथ ही साथ ऊपर वाले को हम लोगों ने इससे ही समझा है, इससे ही एक्सप्लेन किया है। मतलब एसर्शन जो है
वो भी सही है, रीजन सही है, साथ ही साथ रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, यहाँ पे ये टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ऑप्शन नंबर ए में होता है। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एसर्शन बोल रहा है कि द स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट इनपुट लो एसी वोल्टेज टू स्टेप अप हाई एसी वोल्टेज। सही बोल रहा है, लो को हाई में चेंज करता है, ठीक है, स्टेप अप। रीजन बोल रहा है कि इट will let the law of conservation of energy, law of conservation of energy को फॉलो नहीं करता। ऐसा नहीं होता, अभी मैंने आपको बताया था पावर सेम होती है, मतलब लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो करता है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। एसर्शन सही है, रीजन गलत है। ए ट्रू आर फॉल्स, ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है। पहचानना कोई मुश्किल नहीं होगा ए आर वाले सवालों को, ठीक है। एसर्शन नेक्स्ट क्वेश्चन का बोल रहा है कि द ट्रांसफॉर्मर डज नॉट वर्क ऑन डीसी। सही बात है, ट्रांसफॉर्मर डीसी पे वर्क नहीं करता, एसी के लिए बनाया गया। एसर्शन बिल्कुल करेक्ट है। रीजन बोल रहा है कि द डीसी नाइदर चेंज डायरेक्शन नॉर मैग्नीट्यूड। तो डीसी को क्यों नहीं चेंज करता है? ध्यान से देखिए कि ट्रांसफॉर्मर का जो प्रिंसिपल होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है, यानी कि उसके अंदर जो करंट चेंज होगा तभी ना जाके फ्लक्स चेंज हो पाएगा। और सामने वाली सेकेंडरी कॉइल में जो फ्लक्स है वो चेंज होगा तो उसके अंदर करंट इंड्यूस हो पाएगा। अगर डीसी की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही चेंज नहीं होगा तो भाई साहब फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो ईएमएफ सामने इंड्यूस नहीं होगा, यानी कि ट्रांसफॉर्मर काम नहीं करेगा। एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, साथ ही साथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ एसी का डिस्कशन खत्म होता है। हमने ढंग से चैप्टर को रिवाइज किया, एमसीक्यू क्वेश्चन किए। आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही वीडियो इसी चैनल पे आते रहते हैं, तो अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।